हेलो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से अब ये जान चुके हैं कि कार्बन किस प्रकार से समान परमाणु संख्या होते हुए भी अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित होकर या अलग अलग रूप से अलग अलग आबंध बनाकर एकल आबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध बनाकर विभिन्न कार्बन यौगिकों का निर्माण करता है। और आप ये भी जान चुके हैं कि ऐसा हमने क्यों कहा कि कार्बन के इतनी विशाल संख्या में यौगिक होते हैं। कार्बन अकेला इतने यौगिक बनाता है जितने 117 तत्व बाकी जो तत्व हैं सभी तत्व मिलकर भी नहीं बनाते हैं। और उसका भी कारण आप समझ गए कि इसकी चतुर्संयोजकता, और दूसरा कारण है इसका श्रृंखलन का गुण। तो हमने देखा कि अगर कार्बन के कोई एक कार्बन का यौगिक है, उसमें 6 कार्बन के परमाणु हैं, तो वो 6 कार्बन के 6 परमाणु एकल आबंध द्वारा भी आपस में संयोजित हो सकते हैं श्रृंखला के रूप में। एकल आबंध ही बनाते हुए वो शाखित श्रृंखला के रूप में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, और छल्ले के रूप में, या हम कहें कि रिंग के रूप में, या एक वलय के रूप में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। और यदि ये तो अगर 6 कार्बन परमाणु एकल आबंध बना रहे हैं, अलग अलग रूप से जुड़ रहे हैं, सीधी श्रृंखला में, शाखित श्रृंखला में या वलय में, तो 3 प्रकार के इन्होंने जो यौगिक हैं वो बनाए। लेकिन यदि इन यौगिकों में एक जगह पर कार्बन कार्बन के बीच में किसी एक जगह पर या अधिक जगह पर द्विआबंध चला गया या त्रिआबंध आ गया, तो वो एक अलग यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो किस तरह से सिर्फ 6 परमाणु ही अलग अलग रूप से व्यवस्थित होकर और अलग अलग आबंध बनाकर, भिन्न प्रकार के आबंध बनाकर कितने प्रकार के यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कार्बन के यौगिक हैं जिनमें सभी आबंध एकल आबंध हैं, उन्हें संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। और अगर उन यौगिकों में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो वे एल्केन कहलाते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए संतृप्त कार्बन यौगिक, और अब हम इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मैं आपको इसी को ही आगे डिटेल में करवाऊंगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैं उसी को ही आगे डिटेल में करवाने वाली हूँ, आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो 3 तरह के हाइड्रोकार्बन हैं वो क्या हैं, और हम किस प्रकार से उनके जो यौगिक हैं उनका नामकरण करते हैं, किस तरह से हम उनको नाम देते हैं। तो ये हम आज की वीडियो में करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है अगला वो है श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। वो इसके बारे में आप जानते ही हैं। श्रृंखलाएं मतलब कि अगर सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में है तो ये श्रृंखला हो गई। शाखाएं की इसी में ही शाखाएं निकल आई, जैसे इस तरह से एक शाखा हो गई या 2 शाखाएं हो गई। और इसमें भी जो शाखा है उसने स्थान बदल लिया। अगर यहाँ पर तो आपको स्थान अगर बदल भी लेती है ये, जैसे मैं अगर इसको इस तरह से बना दूँ तो आपको लगेगा कि ये अलग बन गया, अलग संरचना बन गई, लेकिन वास्तव में ये दोनों संरचनाएं समान हैं। चाहे आप कार्बन की गिनती यहाँ से शुरू करो, इसको 1 और इसको 2 दो, या आप कार्बन की गिनती यहाँ से शुरू करो, इसको पहला कार्बन और दूसरा कार्बन कहो, तो ये दोनों जो संरचनाएं हैं ये दोनों बिल्कुल समान हैं। इसमें भी जो शाखा है वो दूसरे कार्बन पर उपस्थित है, और इसमें भी जो शाखा है वो दूसरे कार्बन पर उपस्थित है। तो और वलय क्या है? वलय है कि अगर यही 5 कार्बन एक छल्ले के रूप में व्यवस्थित हो गए अगर इस तरह से, तो ये वलय का निर्माण कर देंगे। ओके, पिछले खंड में हमने क्रमशः 1, 2 तथा 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिकों मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन की चर्चा की। एक कार्बन वाला मैथेन, जिसका सूत्र है CH4, ये है मैथेन। 2 कार्बन वाला जो कार्बन यौगिक है वो उसका फॉर्मूला C2H6, जिसको हम एथेन कहते हैं। और 3 कार्बन वाला C3H8, ये फॉर्मूला है 3 कार्बन वाले कार्बन यौगिक का,
जिसे हम प्रोपेन कहते हैं। आप देखिए इन सभी यौगिकों में कार्बन के साथ दूसरा जो परमाणु है सिर्फ हाइड्रोजन है। मतलब कि दो प्रकार के परमाणु हैं इनमें, सिर्फ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। उनकी संख्या ही बदल रही है, सिर्फ कोई अन्य परमाणु इनके अंदर नहीं है। तो ऐसे जो यौगिक होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। हाइड्रो आ गया हाइड्रोजन से और कार्बन से कार्बन। तो नाम से ही पता चल जाता है इसमें कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु है, सिर्फ उनके बीच में ही आबंध है। कार्बन के परमाणुओं की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, कितने भी कार्बन परमाणु हो सकते हैं, और जितने कार्बन परमाणु होंगे उनकी संख्या के हिसाब से ही उसमें हाइड्रोजन परमाणु होंगे। लेकिन होंगे सिर्फ दो तरह के परमाणु, कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए इनका नाम उन दोनों को मिलाकर बना है हाइड्रोकार्बन। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। 10 कार्बन परमाणु का मतलब कितने भी हो सकते हैं, और इनमें से 6 के नाम तथा संरचना ये सारणी में दिए हुए हैं। तो 3 का तो हमने कर ही लिया है, मैथेन, एथेन और प्रोपेन। बाकी जो है वो हम देखते हैं। आप देखिए जो आपने किया, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है और साथ साथ नोट्स बनाए हैं जो पिछली वीडियो थी, तो आपको मैथेन की संरचना याद होगी। बहुत ही सबसे सिंपल, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है मैथेन, जिसमें कार्बन के परमाणु की संख्या है 1। तो एक से सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो सबसे सिंपल, सबसे छोटा, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसमें कार्बन के परमाणु की संख्या होगी 1। तो कार्बन 1 है इसमें, और 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन को हाइड्रोकार्बन अगर हम कह रहे हैं तो उसमें कार्बन के अलावा सिर्फ हाइड्रोजन हो सकती है, और 1 कार्बन है तो कार्बन की चतुर्संयोजकता को पूरा करने के लिए इसके साथ 4 हाइड्रोजन ने आबंध बनाए हैं। ये है मैथेन, जैसा कि यहाँ पर भी बनाया हुआ है। फिर है एथेन दूसरा, ये भी हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। यहाँ मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने इनको व्यवस्थित करके इनकी संरचना बनानी है। इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी मैंने आपको बताई थी, और सिंपल संरचना इस टाइप की वो भी मैंने आपको बताई थी। तो दोबारा से मैं आपको जल्दी से इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो एथेन है C2, तो आपने क्या करना है इसकी संरचना बनाने के लिए, 2 कार्बन है तो दोनों को एक आबंध से आपस में जोड़ देना है। बाकी 6 इसमें हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो दोनों कार्बन को आप 3-3 हाइड्रोजन परमाणु दे दो, बराबर बराबर उनमें बांट दो। और उसके बाद क्या होगा, आप चेक कर लो कि कार्बन की जो चतुर्संयोजकता है वो दोनों कार्बन में सही हो रही है, पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे कि दोनों कार्बन ने 4-4 आबंध बना लिए हैं। 3 आबंध, हर कार्बन के 3 आबंध हाइड्रोजन के साथ है, और चौथा आबंध उसका दूसरे कार्बन के साथ है। तो इस तरह से एथेन में कार्बन की चतुर्संयोजकता और हाइड्रोजन की एकल संयोजकता जो है वो पूर्ण हो रही है, आराम से, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जितने भी इसको परमाणु चाहिए चतुर्संयोजकता पूरा करने के लिए, वो सभी परमाणु इसके पास हैं। इसके बाद जो अगला यौगिक है वो है प्रोपेन। प्रोपेन जो है अगला हमारा हाइड्रोकार्बन है, अगला कार्बन यौगिक है। अब आप ये सोचेंगे कि प्रोपेन है, प्रोपाइन लिखा हुआ है या प्रोपीन लिखा हुआ है, हमें कैसे समझ आएगा कि तीनों। आपको ये नहीं देखना कि प्रोप शब्द देख लिया तो आप ये समझ गए कि इसकी संरचना यही होगी। प्रोप शब्द से हमें सिर्फ उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या का पता चलेगा, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा होगा इसके नाम में वो हमें ये बताएगा कि सभी आबंध एकल आबंध हैं कार्बन कार्बन के बीच में, या द्वि आबंध है कोई, या त्रि आबंध है। ये भी मैं आपको इनकी संरचना बनाने के बाद समझाऊंगी। प्रोपेन के 3 परमाणु हैं कार्बन के, तो तीनों परमाणुओं को आपने एक श्रृंखला में व्यवस्थित कर देना है एकल एकल आबंध से।
8 इसके पास हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन है, तो आप पहले क्या करो कि दोनों जो कोने वाले कार्बन हैं उनकी चतुर्संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूरी करो। तो इस कार्बन को कोने वाले कार्बन ने सिर्फ एक ही आबंध बनाया है, और तो इसको चतुर्संयोजकता पूरी करने के लिए 3 और हाइड्रोजन की आवश्यकता है। दूसरे कोने वाले ने भी एक ही आबंध दूसरे कार्बन के साथ बनाया है, तो इसको भी 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। बीच वाला जो है उसने 2 तो बना ही लिए हैं। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन कितने बचे हैं आपके पास। 6 हाइड्रोजन हम यूज़ कर चुके हैं, 2 हाइड्रोजन हमारे पास बचे हैं, और बीच वाले कार्बन की 2 ही संयोजकता बची हैं, तो 2 हाइड्रोजन हम इसे दे देंगे। तो इस तरह से सभी तीनों कार्बन परमाणुओं की चतुर्संयोजकता पूर्ण हो गई, और सभी हाइड्रोजन की एक एक संयोजकता भी पूर्ण हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से आपने ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन के भी बना लेने हैं। ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, तो इनका आपको जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, तो आप वैसे ही करेंगे। 4 कार्बन परमाणु हैं, तो चारों को आपने एक श्रृंखला में लगाया, और 10 हाइड्रोजन के हैं, तो उसी तरह से आप करिए। तीनों हाइड्रोजन जो कार्बन है कोने वाला कार्बन है, उसकी चतुर्संयोजकता पूर्ण करने के लिए उसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। उसी तरह से इस कोने वाले को भी 3 चाहिए। जो बीच वाले दोनों कार्बन हैं, इनकी 2-2 संयोजकता पूरी हो चुकी हैं। 2 कार्बन साइडों वाले दोनों कार्बन के साथ आबंध बनाकर, तो इनको 2-2 ही और हाइड्रोजन चाहिए। तो आप देखिए 6 हाइड्रोजन हमने 10 में से यूज़ कर लिए, तो बाकी बच गए 4, और दोनों कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन हम देकर इनकी चतुर्संयोजकता को पूरा कर सकते हैं। ये है ब्यूटेन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं पेंटेन। पेंटेन का सूत्र है C5H12। C5 5 कार्बन परमाणु एक श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में। उसी तरह से ही कोने वाले दोनों कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन देकर उनकी चतुर्संयोजकता पूर्ण कर देनी है। अब यहाँ पर 12 हाइड्रोजन थे, 12 में से 6 हाइड्रोजन यूज़ हो गए, 6 हमारे पास अभी भी बचे हैं, और 3 जो कार्बन है बीच वाले, सबकी चतुर्संयोजकता पूर्ण करने के लिए उनको 2-2 हाइड्रोजन की ही, या हम कहें कि 2-2 और आबंधों की ज़रूरत है। और वो 2-2 आबंध वो किसके साथ बनाएंगे? जो हमारे पास 6 हाइड्रोजन परमाणु बचे हुए हैं उनके साथ ये बनाएंगे। तो ये हमारा पेंटेन की संरचना हमने प्राप्त कर ली है। बिल्कुल आसान तरीके से आप इनकी संरचनाएं बना सकते हो। ठीक है, आप इसको साथ साथ नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको दोबारा से साथ साथ ज़रूर बनाओ, नहीं तो बाद में आपको वीडियो देखने के बाद जस्ट ख़त्म होते ही आपको अपने आप से ये बुक में से देखकर बनाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ ये आपको क्लियर नहीं होगा। और एक जो हमारा 6 कार्बन वाला हमें दिया हुआ है यौगिक, वो है हेक्सेन। हेक्सेन का सूत्र है C6H14। ठीक है, तो 6 कार्बन परमाणु को हमें सीधी श्रृंखला में जोड़ देना है। उसी तरह से ही कोने वाले दोनों कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन देकर उसकी चतुर्संयोजकता को पूर्ण करना है। 14 हाइड्रोजन में से हमने 6 यूज़ कर लिए, हमारे पास बचे 8, और बीच वाले जो हमारे पास कार्बन है वो है 4। सभी को ही 2-2 और हाइड्रोजन की आवश्यकता है चतुर्संयोजकता पूर्ण करने के लिए। तो 2 हाइड्रोजन सबको चाहिए, और कार्बन है 4, तो टोटल हाइड्रोजन हमें चाहिए 8, और 8 हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने हेक्सेन की संरचना भी प्राप्त कर ली है। अब मैं आपको बहुत ही एक सिंपल, जो आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन मैंने बताया था पिछली वीडियो में, उसका मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप उनके फॉर्मूले बना सकते हैं अपने आप से सिर्फ नाम को देखकर।
जैसे कि मैंने लिख दिया हेक्सेन। आपको ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको, अगर आपको हेक्स का मतलब, आपको अगर नाम उसका समझ आ जाता है, नाम का मतलब अच्छे से, आप फॉर्मूला अपने आप से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने एल्केन, 6 एल्केन के संरचनाएं देखी हैं, उनके आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो आपने संरचना बना ली है। अब आपको फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ नाम दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला कैसे प्राप्त करेंगे, सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि आप संरचना बना रहे हैं, संरचना बनाने के लिए आपको जब तक सूत्र नहीं पता होगा, संरचना नहीं बन सकती है। और सूत्र पता करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई सूत्र बताए, रासायनिक सूत्र उसका। आपको अगर सिर्फ नाम भी दिया हुआ है तो आप अपने आप से उसका सूत्र प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप से फिर उसकी संरचना बना सकते हैं। आप इसमें देखिए, मैं आपको पहले इनका जो बाकी का है जो इसके बारे में वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इनका नाम से सूत्र प्राप्त कैसे किया जाता है वो बताऊंगी। अब आप देखिए कि ये जो है ब्यूटेन बना इससे। ठीक है, ब्यूटेन में हमने देखा कि हमने सीधे सीधे 4 कार्बन लगा लिए, लेकिन अगर ब्यूटेन का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला, आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया है C4H10, आपको बोला गया है कि इसकी संरचना बनाओ। आपको ये नहीं कहा कि ये ब्यूटेन है या क्या है, आपको बोला कि इसकी संरचना बनाओ। आप क्या करोगे? आपने जैसे पढ़ा अभी, आप उसी तरह से 4 कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में संयोजित कर दोगे। लेकिन तरीका तो एक और भी है इन 4 कार्बन परमाणुओं को आपस में व्यवस्थित करने का, और वो तरीका क्या है कि 3 को आपने सीधा लगा दिया और 1 को आपने ऐसे लगा दिया, शाखा बना दी। अब मैं एक और बात बता दूं, आप ये मत सोचना कि ये एक अलग संरचना है, ये अलग संरचना नहीं है, ये और ये दोनों सेम है। ये संरचना और ये संरचना दोनों सेम है। क्यों सेम है? हमने इसको क्या किया है, हमने सिर्फ क्या किया, आपके पास एक सीधी पतली सी आपके पास पाइप थी, आपने उसको मोड़ दिया, कोने से ऐसे कर दिया, आप उसको वापस इसको सीधा कर सकते हो, तो ये तो दोनों एक ही चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपके पास पाइप है, उस पाइप में बीच में से ही जोड़ लगा हुआ है, तो आप कुछ भी करके इसको एक सीधी चेन नहीं बना सकते, आपको यहाँ से तोड़कर इसको जोड़ लगाना पड़ेगा, तोड़ना और जोड़ना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको सीधी एक पाइप बनाने का। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि ये दोनों समान क्यों हैं। आपके पास, आपको किसी ने बोला कि आपको एक पाइप दी हुई है इस तरह से मुड़ी हुई, आपको इसको सीधा करना है, तो आप क्या करोगे? आप इसका जोर लगाओगे और आप इसको यहाँ से जो मुड़ी हुई है आप इसको सीधा करके, सीधा करने की कोशिश करोगे, आप इसको सीधा कर दोगे। पाइप नहीं लेते हम, तार ले लेते हैं, क्योंकि पाइप रबड़ का होता है, उसको मोड़ने से भी वो सीधा ही हो जाता है। तो आपके पास ना एक तार है, बिजली की तार जैसे होती है ना, जिसके ऊपर रबड़ की परत नहीं चढ़ी हुई है, नंगी तार है आपके पास, कॉपर की, तांबे की। तो वो तार आपको किसी ने दे दी इस तरह से मुड़ी हुई, और वो आपको बोलता है कि इसको सीधी करके दिखाओ। बहुत ही आसान है, आपने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको सीधा कर दिया, इस तरह से पकड़ कर हो गई ये सीधी। ठीक है, लेकिन अब आपको किसी ने तार दे दी जिसमें कि यहाँ से जोड़ लगा हुआ है ऐसे, और वो आपको बोलता है कि आपने इसको बिल्कुल सीधी तार बनाना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई चारा ही नहीं है, आपको इसको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से तोड़ो और यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर जोड़ो, तो तोड़ो जोड़ो करके ही आप इसको सीधी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये तो इससे बिल्कुल अलग है, ये इससे अलग है। सिर्फ कार्बन के परमाणुओं की संख्या समान है यहाँ पर, लेकिन संरचना इन दोनों की अलग अलग बनेगी। लेकिन ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पाइप जो तार जो है हमने सिर्फ कोने से मोड़ दिया है, चाहे आप इस कोने से मोड़ो चाहे आप इस कोने से मोड़ो। देखिए, ब्यूटेन है, C4H10, 4 कार्बन है, आप इसको अगर इस कोने से मोड़ते हैं तो आपको ये मिल जाएगा ऐसा, इस कोने से मोड़ते हैं तो आपको ये मिल जाएगा
ऐसा। लेकिन ये तीनों ही जो है समान है। ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों संरचनाएं समान है। आपने इनको भिन्न बिल्कुल नहीं समझना है। लेकिन जो मैं एक और बना रही हूँ ये अलग है, ये बिल्कुल अलग संरचना है। ठीक है, तो मैंने शुरू किया था ब्यूटेन से। अब मैं दोबारा से, अब मैं ये सेकंड और थर्ड वाले जो हैं इनके बारे में बात नहीं करूँगी। अब मैं सिर्फ इस फर्स्ट के बारे में बात करूँगी और फोर्थ के बारे में बात करूँगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो फर्स्ट के समान है, तो हम उसकी बात क्यों करें, हम किसी एक की बात करें ना इन सब में से। तो अब आप देखिए ये ब्यूटेन, तो हम इसको दो तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, और हम इसका जो सूत्र है उस सूत्र को देखते हुए हमने ये संरचना ब्यूटेन की प्राप्त कर ली। आपको बताया भी नहीं हुआ कि ये ब्यूटेन है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसका नाम ब्यूटेन है, इसका सूत्र देखकर या इसकी संरचना देखकर। या किसी ने सोचा कि मैं तो सीधा नहीं लगाऊंगा इन चारों कार्बन को, मैं तो इनको ऐसे लगाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं कार्बन को कैसे भी व्यवस्थित करूं। उसने ऐसे व्यवस्थित कर दिया इनको। अब भाई दूसरा बोल रहा है कि ठीक है, मैंने ऐसे सीधे लगाए जब कार्बन, तो मेरे तो 10 हाइड्रोजन पूरे हो गए, अब तू करके दिखा पूरे। उसने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दोनों कोने वाले कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन की आवश्यकता थी, आप यहाँ पर देखिए कोने पर 3 कार्बन है, एक ये भी कोना ही है, 3 कार्बन है। तीनों कार्बन ने सिर्फ एक एक आबंध बनाया है, तो इनको कितने कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, इनको आवश्यकता है 3-3 हाइड्रोजन की। 3-3 हाइड्रोजन इनको हमने दे दिए। अब देखिए बीच वाला कार्बन जो बचा, इसने कितने आबंध बनाए हैं, इसके 3 तरफ तो कार्बन है, यानी कि 3 आबंध इसके बन गए, एक ही रह गया। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने रह गए, 10 में से 3 3 जा 9, एक ही हाइड्रोजन रह गया, और इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए, हो गए पूरे हाइड्रोजन यहाँ पर भी। तो उसने कहा भाई ये लो, मैंने तो 10 हाइड्रोजन यहाँ पर पूरे कर दिए इस तरह से भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का सूत्र भी समान है, इसका सूत्र भी C4H10, इसका सूत्र भी C4H10, लेकिन संरचना सब अलग अलग है इनकी। सूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है। ऐसे जो यौगिक होते हैं इनके गुण भी अलग अलग मिलेंगे आपको, कई गुण इनके, काफ़ी सारे गुण इनके अलग होंगे। तो ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र तो समान है परंतु उनकी संरचना अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और जिसके कारण उनके गुण भी भिन्न हो जाते हैं, उन्हें संरचनात्मक समावयव कहते हैं। समावयव कहते हैं, संरचनात्मक समावयव, ये दोनों एक दूसरे के संरचनात्मक समावयव है। तो जो ऊपर वाला है, सीधी वाली संरचना है, उसको हम बोलते हैं, लिखते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल है। और ये वाला जो है, सूत्र तो समान है, ये वाली जो संरचना है इसको मैं संरचना 1 लिख देती हूँ, इसको संरचना 2 लिख देती हूँ। तो ये पहली संरचना को एन ब्यूटेन कहते हैं और दूसरी संरचना को आइसोब्यूटेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, जिसमें सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो नॉर्मल है। लेकिन ये नॉर्मल से अलग है, ये है आइसोब्यूटेन। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। संरचनात्मक समअवयव सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्यूटेन ही बनाएगा, संरचनात्मक अवयव ब्यूटेन भी बना सकता है, कोई भी इससे ज़्यादा कार्बन वाला कोई भी कार्बन यौगिक या हम कहें हाइड्रोकार्बन बना सकता है संरचनात्मक अवयव। इसके तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन जो पेंटेन है उसके 3 हैं, हेक्सेन के और भी ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी उनके संरचनात्मक समअवयव बढ़ते चले जाएंगे।
तो मैं आपको सिर्फ कार्बन को लगाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से हम भिन्न भिन्न संरचनात्मक समअवयव प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको पेंटेन और हेक्सेन के लिए बताऊंगी। पेंटेन C5H12, मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगी, सिर्फ कार्बन की व्यवस्था दिखाऊंगी मैं आपको। तो एक इसमें क्या तरीका है, कार्बन एक तो वही एन पेंटेन हो जाएगा, ये है एन पेंटेन। आप हाइड्रोजन इसमें आप अपने आप से लगा लेना। ये है एन पेंटेन जिसमें पांचों कार्बन बिल्कुल सीधी श्रृंखला में है। दूसरा, 4 आपने सीधे लगा दिए और 1 हटाकर आपने यहां लगा दिया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो या आप इसको जैसे मैंने पहले बताया था ऐसे भी लगा सकते हो। दोनों एक जैसे हैं। अब आप ये मत सोचना कि हमने कार्बन नीचे ही क्यों लगाया, आप इसको ऊपर भी लगा सकते हो, इस तरह से, इस तरह से भी लगा सकते हो, एक ही बात है ये। ठीक है, और तीसरा जो टाइप है वो है, आपने 3 तो लगा दिए एक सीधी श्रृंखला में और 1 यहां लगा दिया, 1 यहां लगा दिया। ठीक किया मैंने? नहीं, मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि मैंने ये इसके जैसा बना दिया। इसको आप यहाँ से तार को मोड़कर सीधा कर लो तो ये ऐसी आ जाएगी आपके पास, ऐसी तार आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब मैं पांचवें कार्बन को इसी पर ही लगा देती हूँ। इस कार्बन ने, बीच वाले ने 4 कार्बन के साथ 4 आबंध बना लिए और कोने वाले चारों कार्बन को आप 3-3 हाइड्रोजन दोगे तो 12 हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे जो दिए हैं। तो पेंटेन के 3 संरचनात्मक अवयव हैं। पहला है एन पेंटेन, जो दूसरा है वो है आइसोपेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन जिसमें सिर्फ एक ही शाखा है, तीसरा है नियोपेंटेन। एग्जाम में आपके संरचनात्मक समअवयव बनाने आ सकते हैं कि पेंटेन के संरचनात्मक समअवयव बनाओ या हेक्सेन के बनाओ। आपका बुक में एक क्वेश्चन भी है इसी का, पेंटेन का या हेक्सेन का संरचनात्मक समअवयव बनाने का, तो आपको ये बनाने आने चाहिए। नाम जरूरी नहीं है कि आप लिख के दिखाएं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये मैंने आपको सिर्फ थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताए हैं। एग्जाम में अगर आपका आता है तो आपको सिर्फ संरचना बनाकर दिखानी है, साथ में हाइड्रोजन भी लगाने हैं। मैंने यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं, वो आप अपने आप से आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12 हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं इन सभी में ही। इसके बाद मैं आपको हेक्सेन का बताऊंगी। हेक्सेन का पहला संरचनात्मक अवयव एन हेक्सेन, तो आपको नाम करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हो गया नॉर्मल। दूसरा, 5 आपने सीधे लगा दिए और छठा लगा दिया ऐसे, चाहे इस कार्बन पर लगाओ चाहे इस कार्बन पर लगाओ, किसी एक पर लगाना है। तीसरा, अब क्या करें हम, अभी मैंने ये वाला हटाकर बीच में लगाया था, अब मैं ये वाला हटाकर बीच में लगा देती हूँ। 4 मतलब मैंने सीधे लगा लिए, एक यहाँ एक यहाँ, तीसरा हो गया ये। ठीक है, अब ये जो था ना, अब मैंने इस कार्बन को यहाँ लगाया दूसरे पर, अगर मैं तीसरे पर लगा दूँ तो 5 हमने सीधे लगा दिए और 1 लगा दिया तीसरे पर, तो ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग हैं। आप देखो, अगर आप गणना करते हो कार्बन की, यहाँ से गणना करते हो, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और इसमें चाहे आप इधर से गणना करो या आप इधर से गणना करो, ये तीसरा कार्बन आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरा ये अलग है और ये फोर्थ है। एक और भी है इसमें, ये है 5वां। ठीक है, तो ये इसके हेक्सेन के संरचनात्मक अवयव हैं। अब आप सोचना कि क्या और भी बन सकता है अलग तरीके से जोड़कर इसको। इसमें आपने हाइड्रोजन लगाकर देखना है कि जो हेक्सेन का सूत्र है C6H14, क्या 14 हाइड्रोजन सभी में पूरे हो जाएंगे सभी कार्बन की चतुर्संयोजकता पूर्ण करने के लिए। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से नोट कर लो।
तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसको बाद में भी बना सकते हैं। तो ये थे हमारे संरचनात्मक अवयव। ये तो हमने सिर्फ सीधी श्रृंखला या हमने शाखित श्रृंखला देखी, समअवयव या समावयन, ठीक है। इंग्लिश में इनको कहते हैं आइसोमर। जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं उन्हें इंग्लिश में आइसोमर्स कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जो सही नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अभी मैंने आपको सीधी श्रृंखला या शाखा वाली श्रृंखला के बारे में बताया, लेकिन 5 कार्बन, 4 कार्बन या 6 कार्बन, इस तरह से भी 4 कार्बन ऐसे जुड़ सकते हैं श्रृंखला में। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की जो संख्या चाहिए ना, इनकी चतुर्संयोजकता को पूर्ण करने के लिए, वो कम है। तो ये इसका संरचनात्मक समावयन नहीं है। आप देखिए सभी कार्बन की चतुर्संयोजकता पूर्ण हो गई, तो आप काउंट करेंगे अगर इसको, तो ये है C4H8। तो इसका सूत्र है C4H8, जबकि इसका सूत्र है C4H10। सूत्र अलग अलग है, इसलिए ये संरचनात्मक समावयन नहीं है। जिनके सूत्र एक जैसे हों, कार्बन कितने हैं ये नहीं देखना हमें देखना है कि सूत्र क्या है इनका। अगर दोनों का सूत्र एक जैसा है, रासायनिक सूत्र सेम है, तो ही वो संरचनात्मक समावयन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सूत्र अलग अलग है, इसलिए ये संरचनात्मक समावयन नहीं है। तो इसका नाम हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो बना है साइकिल से, साइकिल में जैसे पहिया गोल होता है उस तरह से साइक्लोब्यूटेन। साइकिल मतलब चक्कर, साइकिल चल रहा है, चक्कर चल रहा है, चक्र चल रहा है, तो उस तरह से चक्र मतलब गोल या बंद, ठीक है। तो ये है साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोहेक्सेन है। आप साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, 5 भुजाओं वाली एक आकृति बनानी है। 5 कोनों पर एक एक कार्बन लगा देना है। अगर आपको 6 कार्बन दिए हुए हैं तो 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज बनाना है। अगर 7 कार्बन है तो सप्तभुज बनाना है। इस तरह से आप साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेप्टेन, जो 7 कार्बन वाला होता है, उनकी संरचना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमने ये सारे जो संरचनाएं देखी हैं, इन सभी में हमने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सभी आबंध एकल आबंध थे। इन्हीं में ही अगर आप कहीं पर द्वि आबंध या त्रि आबंध लगा दो, एक या अधिक, तो वो अलग यौगिक हो जाएगा। वो उसका संरचनात्मक समावयन नहीं होगा, वो दूसरा यौगिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो कम हो जाएगी, सूत्र बदल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको ब्यूटेन का ही सबसे सिंपल जो है ब्यूटेन का बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपने ये एन ब्यूटेन बनाया, जिसमें कि आपने सभी कार्बन के जो आबंध थे वो आपने एकल आबंध बनाए हैं, लेकिन आपने, तो इसका सूत्र है C4H10। लेकिन आपने अब क्या किया कि आपने किसी 2 कार्बन के बीच में एक आबंध को द्वि आबंध कर दिया। अब आप इनको हाइड्रोजन दीजिए, इनकी चतुर्संयोजकता पूरी करने के लिए। आपको ये फॉर्मूला नहीं देखना, आपको देखना है कि मुझे इसकी चतुर्संयोजकता हर कार्बन की पूरी करनी है, तो मैं इनको हाइड्रोजन दूंगा जितने जितने चाहिए। ये कोने वाला है, इसको चाहिए 3। इस कार्बन ने, बीच वाले ने 2 आबंध बना लिए, तो इसको चाहिए 2। अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो इसने तो 3 आबंध बना लिए, 2 इधर और 2 इधर, तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? इसको सिर्फ 1 और हाइड्रोजन चाहिए, चाहे आप ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो। और इसने 2 आबंध बनाए हुए हैं, तो इसको कितने कार्बन हाइड्रोजन चाहिए? इसको 2 और चाहिए। तो आप कैसे भी इसको दिखा सकते हो। अब आप इस सूत्र को निकालो, इसका सूत्र निकालो। कार्बन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन आप काउंट करेंगे तो 3 3 6 और 2 8। तो ये क्या है? संरचनात्मक समावयन नहीं है। ये तो है ब्यूटेन और ये है ब्यूटीन, जिसमें कि द्विआबंध आ गया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कोई भी एक
द्विआबंध आ जाता है कार्बन श्रृंखला में, तो उनमें एन की जगह ईन लगेगा, ब्यूटीन, एल्कीन हो जाते हैं वो, और वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिनमें, क्योंकि असंतृप्त का मतलब क्या है, वो संतृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो उनको जितने हाइड्रोजन मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, इसको 10 मिले, ठीक है, इसको 10 मिले, लेकिन इसको 4 ही कार्बन थे इसके, लेकिन हाइड्रोजन मिले सिर्फ 8, तो ये हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं हुआ। तो अब लेकिन चतुर्संयोजकता तो पूरी करनी ही है, उसके लिए इसने क्या किया, मजबूरी में किसी 2 कार्बन ने आपस में द्विआबंध बना लिया, तो इसलिए ये असंतृप्त है, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्केन और एल्कीन में आप देखोगे कार्बन के परमाणुओं की संख्या समान होते हुए भी हाइड्रोजन की संख्या भिन्न भिन्न है और सूत्र इनके अलग अलग हैं, इसलिए ये भी संरचनात्मक समन्वय नहीं है, ठीक है। तो ये एक हमने असंतृप्त यौगिक जो कि वलय में, ये बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र, बेंजीन आपको आना चाहिए, इसमें 6 कार्बन है, परमाणु जो है कार्बन के वो 6 हैं, तो आप पहले षट्भुज बनाकर उसके हर कोने पर कार्बन लगा दो, 6 कार्बन हो गए। इसमें क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच इसमें टोटल 3 द्विआबंध है, लेकिन वो हैं कैसे, अगर यहाँ पर द्विआबंध आ गया तो अगला एकल आबंध रहेगा, फिर द्विआबंध, फिर एकल आबंध, फिर द्विआबंध, इस तरह से। और अब इनकी चतुर्संयोजकता को पूर्ण करने के लिए इनको हाइड्रोजन दे दो। आप पहले चेक करो कि यहाँ पर हर कार्बन के 3-3 आबंध बन चुके हैं, टोटल 3-3 आबंध हर कार्बन के बन चुके हैं, तो उनको एक एक और हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो वो हमने एक एक हाइड्रोजन दे दिया, तो इसका सूत्र हो गया C6H6 और इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। इसको आप साइक्लोहेक्सेन नहीं कह सकते, ना ही आप इसको साइक्लोहेक्सीन कह सकते हैं। साइक्लोहेक्सीन कहेंगे तो उसका मतलब होगा सिर्फ एक द्विआबंध है, लेकिन यहाँ पर 3 द्विआबंध है, तो इसका नाम थोड़ा अलग से होगा, लेकिन इसको जिस नाम से बुलाया जाता है हमेशा वो है बेंजीन। तो आपको बेंजीन नाम जो है वो याद रखना है, बेंजीन की संरचना आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये हम कर चुके हैं कि केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही पढ़े हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हैं, एक तो वो जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध यानी कि द्विआबंध है, उन्हें एल्कीन कहते हैं, और वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक त्रिआबंध है उन्हें एल्काइन कहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अलग अलग तरह के, उनके हम कैसे नाम प्राप्त कर सकते हैं और नाम से आप कैसे सूत्र प्राप्त कर सकते हो उनका। आप इसको साथ साथ नोट कर लेना। ये सिर्फ अगर आप चाहो एक्स्ट्रा पता करना, एक्स्ट्रा जानना, तो ही आप ये देखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सिर्फ बुक का ही करना है, तो आपको ये देखने की, आप इसको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये समझोगे, ये नोट करोगे, तो आपने जो पढ़ा है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो एल्केन है, एल्केन के लिए एक साधारण सूत्र दिया जाता है CnH2n+2। यहाँ n क्या है, n है कार्बन परमाणु की संख्या। अब आप देखिए मैं कैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन का फॉर्मूला का सूत्र प्राप्त करती हूँ। मैथेन में क्या था, 1 कार्बन था, तो मैं n का मान रख देती हूँ 1, तो H क्या है 2n+2, तो n का मान है 1 + 2, ये हो जाते हैं 4, तो ये हो गया 4, तो इसको मैं CH4 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मैथेन, 1 कार्बन वाला है, 1 कार्बन वाला एल्केन। एल्केन का जनरल जो फॉर्मूला है, साधारण सूत्र जो है वो ये है। अगर आप 2, 3, 4 अपने आप करके देखना, मैं अब आपको 5 कार्बन वाला बताती हूँ। C5, n का मान यहाँ पर हमने 5 रख दिया।
H जो है, H क्या हो जाएगा, 2 गुना 5, 2n है, 2 गुना 5 प्लस 2, आप इसको देखोगे 10 प्लस 2 क्या आ गया, 12। तो ये आ गया पेंटेन का सूत्र, यही था हमारे पेंटेन का सूत्र। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी एल्केन का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। और उसका नाम कैसे पता लगाते हैं, नाम भी मैं आपको बताऊंगी अभी। इसके बाद एल्कीन का मैं आपको बताती हूँ। एल्केन का ये जनरल सूत्र जो है, साधारण सूत्र आपको याद रखना है हमेशा, CnH2n+2। ओके, इसके बाद है एल्कीन। एल्कीन में मैंने आपको बताया कि एक द्विया बंध आ जाए, अगर कम से कम एक द्विया बंध आ जाए। अभी आपने ब्यूटेन का देखा, ब्यूटेन का होता है C4H10 और ब्यूटीन का क्या था, C4H8। कितने हाइड्रोजन कम हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n। एल्केन में हमने क्या किया था, 2n के साथ 2 प्लस किया था ना, लेकिन आप यहाँ देखो 2 कम हो रहा है, तो हम ये जो 2 है ये हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर एक कार्बन है, एक कार्बन एल्कीन में होगा ही नहीं। एल्कीन और एल्काइन हमेशा 2 कार्बन से शुरू होते हैं, तो n का मान यहाँ क्या होगा, 2 3 4 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन 2 कार्बन से शुरू होंगे। n का मान अगर 2 है तो H हो जाएगा 2 दूनी 4। ये है 2 कार्बन वाली एथीन। अगर कार्बन की संख्या है 4, n का मान हो गया 4 और H 4 दूनी 8, ये है ब्यूटीन। ये तब है अगर इसमें सिर्फ एक द्विआबंध है तो। ये देखिए, यही है ना ब्यूटीन। इस तरह से आप कितने भी कार्बन वाले एल्कीन का सूत्र निकाल सकते हैं, अगर आपको कार्बन के परमाणुओं की संख्या n का मान पता हो तो। अब हम देखते हैं एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र है C, और भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। n की संख्या, जो कार्बन की संख्या है, उसको डबल करके जितना आएगा ना, उसमें से 2 और माइनस कर देना है। तो एल्काइन भी मैंने आपको बताया है कि ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये भी n की संख्या, जो कार्बन जो है वो 2 से स्टार्ट होंगी कार्बन की संख्या। तो अगर कार्बन की संख्या है 2, तो C2H 2 × 2 -2, ये है एथाइन। ठीक है, इसी तरह से ही C की संख्या अगर 5 है, n की वैल्यू 5 है अगर, तो C5H 2 × 5 - 2, तो ये आ जाएगा C5H8 और इसका नाम है पेंटाइन। इसमें एक त्रिआबंध होगा, कहीं पर भी हो सकता है, जो 5 कार्बन होंगे किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में हो सकता है, लेकिन एक त्रिआबंध होगा इसमें। ठीक है, इनमें त्रिआबंध होता है। इस तरह से आप इनका सूत्र प्राप्त कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एथाइन क्यों लगाया, पेंटाइन, पेंट क्यों लिखा, हेक्स क्यों लिखा, या मैंने इस तरह से कैसे चेंज कर रही हूँ। तो वो आप एक ज़्यादा से ज़्यादा 6 कार्बन के लिए आप लिख सकते हो। अगर कार्बन जो भी नाम है ना हमारा, जैसे मैं आपको नाम बताती हूँ, एथीन का नाम लेकर बताती हूँ या एथाइन का नाम लेकर बताती हूँ, तीनों ही ले लेते हैं हम। ये 2 शब्दों से बना है, एथ प्लस एन। ये है एथ प्लस इन और ये है एथ प्लस आइन। ठीक है, तो एन इन आइन ये बताएगा कि सभी कार्बन कार्बन सिंगल आबंध हैं या डबल आबंध हैं, द्विआबंध हैं या त्रिआबंध है। ये तो उसके लिए, अगर सभी कार्बन कार्बन एकल आबंध है तो एन लगेगा, कोई एक द्विआबंध है तो इन लगेगा, कोई एक त्रिआबंध है तो आइन लगेगा। अब बात आती है एथ सब में समान है,
एथ सब ये समान है, इसका मतलब सभी में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है। और कितनी होगी कार्बन परमाणुओं की संख्या? 2। अब आपको इन सब का सामान्य सूत्र पता है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। कार्बन के परमाणुओं की संख्या भी पता चल गई। आप इनका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एथेन का आएगा C2H6, C2H4 और C2H2। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया जब कार्बन की संख्या 2 हो तो। 3 हो तो क्या कहेंगे, 4 हो तो, 5 हो तो, 6 हो तो। ये नोट कर लीजिए आप या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको आगे बताती हूँ उसका। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो पहले वाला नाम आएगा मैथ, जिसको आप नोट कर लेना। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, एन, इन एंड आइन वो लगेगा कार्बन कार्बन आबंध के आधार पर। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, ब्यूट जमा एन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। 5 है तो पेंट, ये तो आप समझ ही चुके होंगे, हम कर चुके हैं। और 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट और 8 है तो ओक्ट। ठीक है, इतना ही, ज़्यादातर 6 तक ही आता है। अगर आपको ये पता है तो आपको काफ़ी अच्छे से नाम लिखने में, जैसे आपका एग्ज़ाम में आता है कि हेक्सेन का आप संरचना बनाइए हेक्सेन की, तो आप सोचेंगे कि हमें हेक्सेन का फॉर्मूला तो आता ही नहीं। लेकिन अगर आपने ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वीडियो का वो अच्छे से समझ लिया तो आपको वो सोचने की नौबत ही नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से चुटकियों में उसका संरचना बना देंगे। ओके, आप इसको अच्छे से करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे पूछना।